भाई जब आपके इंजेक्शन चल रहे थे उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब बायोलॉजिकली अगर आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है जैसे आपकी अपर बॉडी पार्ट, तो फिर उसका आपने रिमूवल कैसे कराया, वो सब उसका क्या प्रोसीजर था? इंजेक्शन स्टार्ट हुए उसके बाद आप मान लो 1 साल के लिए आपने वो इंजेक्शन। मतलब हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लग रहा है हाँ, आपको? अब वो तो ये 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में ही चल रहा ऑस्ट्रेलिया है? में, यहाँ पे अलग डोज और नाम भी अलग होगा जो यहाँ पे मिल रहे हैं। पर वो आपको प्योर टेस्टोस्टेरोन ही दे रहे थे, सिर्फ हार्मोन ही दे रहे थे, या और भी कुछ कुछ मेडिसिन थी? नहीं नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्मोन दिए थे। यहाँ के डॉक्टर्स शायद कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं उस, पर वहाँ पे वो बोलते हैं सब नेचुरली ही चलाओ और सिंपल सिंपल वो रखो न्यूट्रिशन के साथ। तुम जिम भी जाते रहो और डाइट फॉलो डाइट क्या करते चल रहो। रही थी आपकी? क्या परहेज लेना था, क्या लेना? परहेज डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, वो कहते नॉर्मली खाओ, बाहर का ही बंद ही रखो, फैट ही चढ़ेगा तुमको, जैसे बाकी इंसान है वैसे ही तुम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन लो और करते चलो जो नॉर्मल रूटीन के साथ चीज़ें तुम वर्कआउट ऐड करो और रूटीन सेम तो आपको इंजेक्शन से और पंप से कुछ डिफरेंस लग रहा था? पंप से मान लो अब पिंपल मेरे को बड़े रेयर आते थे, अब जैसे ही आए इंजेक्शन पे ट्रांसफ़र, पिंपल स्टार्ट हो गए मेरे आना, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आते थे उस टाइम पे। मैंने वीडियोस ऐसे फ़ोटोज़ भी रखी थी कि ऐसे मुंह पे आ जाने, बाकी एरिया में नहीं आते, मुंह पे फेस पे ज़्यादा आने लगते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर कहते मैंने इसलिए बोला था कि उसी को रखो लाइफ टाइम तक, वो भी बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। पर मैंने कहा डॉक्टर आप ये बताओ कि ये करना कैसे है। डॉक्टर उन्होंने कहा कि चलो इंजेक्शन जो 3 महीने की डोज़ वाला है वो आप 4 महीने तक ले जाना, फिर उसके बाद 3-3 महीने तक आना। वो डॉक्टर पूरा गाइड करते थे कि ऐसे ही रखना ताकि वो स्लो हो जाए, तुम्हें मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़े अब इन चीज़ों के लिए, स्किन का इशू क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे हर साल मेरा ब्लड टेस्ट पूरा होता था कि इसमें कितना लेवल बढ़ चुका है, कितना कम हो गया बाकी चीज़ों का। अब हर साल मेरे को, अभी भी अगले महीने मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे, उससे पहले ब्लड टेस्ट चेक करेंगे, फिर ही नेक्स्ट उन्होंने साल की डोज बता देंगे, 3-3 महीने की लिख के ये इसको मिलेगी। तो वो इंजेक्शन अभी भी चल रहे हैं आपके? चल रहे हैं वो, जिस दिन रोके बॉडी का सब कुछ फंक्शन वैसा बन सकता है पुराने जैसा? हाँ। तो ये फॉर लाइफ चलेगा? हाँ, अच्छा, ओके। तो सर्जरी का ये है कि आप मान लो कि आपने करवा भी ली, बॉटम तक करवा ली, चेस्ट की भी करवा ली। आपकी सर्जरी की बात करते हैं भाई, आपने इंडिया से कराई ऑस्ट्रेलिया से कराई? सर्जरी मैंने इंडिया से कराई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर को अभी कम है, क्योंकि ज़्यादा सर्जरीज बल्क में नहीं होती वहाँ, लिमिटेड लोग हैं, जितने दिल्ली में नहीं होंगे उतनी पूरी आबादी होगी ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा हिसाब होगा। इंडिया में ज़्यादा हुई है ऐसा है? हाँ, इंडिया में काफ़ी चल रही हैं सर्जरीज, तो नॉर्मली डॉक्टर एक दिन की 2-2 3-3 कर लेते हैं एक जगह से। क्या प्रोसीजर होता है वो सर्जरी से पहले? आपको क्या कहते हैं कि कैसे रेडी करते हैं बॉडी को? सर्जरी से पहले वो यही बोलते हैं साइकेट्रिस्ट लेटर दे दो, आप हार्मोन पे आ गए हो वो दिखा दो। तो ऑस्ट्रेलिया का लेटर यहाँ पे वैलिड होता है या इंडिया के लिए अलग आपने कंसल्टेशन ली? वहाँ का भी वैलिड होता है वैसे, और ट्रांजिशन में जब तुम होते हो दाढ़ी देख के वो वैसे ही समझ जाते हैं कि ये बॉडी अब थोड़ी रेडी है। हाँ रेडी है। फिर वहाँ पे अगर तब भी नहीं माने, कभी कभार कुछ हैं डॉक्टर्स जो बोल देते हैं कि हमें यहाँ का भी लेटर आप दे दो, डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो वहाँ का वैलिड मान रहा है या नहीं, और कुछ मांग भी लेते हैं कि दे दो। 2-3 थे डॉक्टर मैंने जब यहाँ पे कंसल्ट किया कि यहाँ पे मुझे सर्जरी स्टार्ट करनी है चेस्ट की, तो फिर एक ने मेरे को बोल दिया कि यहीं वाले साइकाइट्रिस्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, हम वही लेंगे। और 1-2 जो थे वो मान भी गए थे कि ठीक है आपके तो दिख भी रहे हैं कि आपका है और लेटर आप दे ही रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि ये 2 टाइप की सर्जरी है चेस्ट वाली, एक होती है की होल वाली और एक होती है डबल इंसिजन जिसमें पूरी कट लगेगा चेस्ट। और वो कट रहेगा? हाँ, लाइफ टाइम तक रहेगा। अब जिम करते रहो तो वो मान लो मसल बन गया, वो स्किन का वो नीचे चला गया, पर वो फिर भी रहेगा, विजिबल होगा वो मार्क। हाँ बड़ा से हल्का सा हो जाएगा। पर बाद में देख लो, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो लेज़र से हट जाए या किसी टैटू वाले उससे हट जाए तो वो करवा सकते हो बाद में, पर वो रहेगा मार्क की इसकी सर्जरी हुई है। आपने कौन सी वाली कराई थी? मेरी डबल इंसिजन हुई थी। अब इशू ये हुआ था, मैंने जब हार्मोन लेना स्टार्ट किए थे, अब वहाँ पे कोविड था, उस ड्यूरेशन में मेरी सर्जरी डिले हो गई कि 2 साल तो वहीं पे कट गए। अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जैसे हार्मोन लेना स्टार्ट किया, मेरी जो चेस्ट वाला एरिया था पहले ऊपर था वो सैग्ड हो गया हार्मोन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो ईस्ट्रोजन लेवल स्लो हो गया, वो मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फीमेल हार्मोन से। हाँ, तो वो लिफ्टेड थी पहले, तो वो सैग्ड होगी, जैसे एक बूढ़ी औरत की आपने देखी होगी एकदम स्किन लूज, चेस्ट नीचे होगी। अब डॉक्टर को चेक करवा के हम पूछते हैं कि डॉक्टर कौन सी हो जाएगी आप बता दो जो आप बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो की होल सूट नहीं करेगी, हम करेंगे स्किन सैग्ड है
वो स्किन रह जाएगी, फिर आप उसको जोड़ोगे वो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इससे अच्छा आप सीधा डबल इंसिजन करो और निकाल के पूरा अटैच कर देंगे हम पूरा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 100 स्टिच भी आता है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ दिखाने में भी। और काफ़ी रील्स में मैंने दिखाई भी अपनी पूरी सर्जरी, ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है, मेरे को उसमें भी शर्म थी। मेरे को हाँ ठीक है, किया तो किया है। उसके बाद वो करने के हो गया सब कुछ कंप्लीट। डॉक्टर फिर कहते कि अब 6 महीने के गैप ज़रूर लेना हर सर्जरी के। फिर यूट्रस रिमूवल होता है पूरा अंदर से। उसके बाद तो वैसे ही पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डॉक्टर भी कम कर देते हैं टाइमली, कि अगर आपका वो है ही नहीं पार्ट, वो कम कर देंगे कि ओवरडोज में ना चाहे वो भी पूरा चेक करेंगे। उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट लेके कि ये चल रहा है। फिर बॉटम के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। वो भी 2 टाइप की है, एक होती है मैटियोप्लास्टी, एक फेलोप्लास्टी। ओके। तो मैटियोप्लास्टी में क्या होगा कि इतने साइज़ का हो जाएगा, नेचुरली उसमें जो सेंसेशन थी वही रहेंगी और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब आपका जो पेनिस का साइज है वो इतना सा इतना सा और वो रहेगा। बनाएंगे कैसे, आपकी स्किन से बनाएंगे? उसी स्किन को बंद करके उसकी लेंथनिंग करेंगे, अच्छा, वहीं पे वो बंद हो जाएगा तो सब आपका यूरिन पास उसी से होगा? उसी से होएगा। और बोनर होगा उसमें? हाँ हो सकता है उसमें प्रॉपर। तो आपको सेंसेशंस आएंगे हाँ। उसमें? बट साइज छोटा रहेगा। साइज इतना रहेगा, इसको बोनर का लेके भी क्या करोगे? सही बात है। पैसा मतलब 2 इंच ही मान लो इसको। हाँ 2-3 इंच खींच खुचा के जितना कर पाए वो अच्छा। वो करेंगे ट्राई। तो ये पेशेंट के ऊपर होता है कि वो ये बोले कि यार मुझे ना साइज थोड़ा बड़ा चाहिए अपने पीनिस का, तो वो फिर हाँ होता वो है चूज कर सकते हैं तुम अपनी मर्जी। वो सेकंड ऑप्शन है, उसमें क्या होता फुल्ली है? मर्जी है। फेलोप्लास्टी में क्या होगा, वो स्किन का ग्राफ्ट लेंगे, स्किन पूरी यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ से पूरी स्किन काट देंगे, या तो पट से ले लेंगे। थाईलैंड में तो और डेवलप कर गए हैं, वो पीठ से भी ले लेते हैं। कि लोग कहते हैं कि यार बाजू सामने दिखती है कि कटी हुई है, तो आप ऐसा करो जहाँ कपड़े पहन सकते हैं उस एरिया से लेना स्टार्ट। थाईलैंड में? थाईलैंड में तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं ये सर्जरीज। तो फिर वहाँ पे मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था, सब वो ले लिया कि ये इसका डाटा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से हम ग्राफ्ट ले लेंगे फेलोप्लास्टी करने के लिए। फिर वो उसको रोल करेंगे, पूरा बना देंगे, फिर वो डाल देंगे वहाँ पे, जोड़ देंगे उस एरिया पे। ऑल राइट। ठीक है, अब वो रहेगा 6 महीने के लिए वैसा। उसके बाद होंगे इम्प्लांट्स 6 महीने के बाद। अच्छा। जितने साइज भी आप चूज करोगे वैसा रहेगा, 6-7। अच्छा, ऐसी वो होती है कि 10 इंची का भी चूज जितना भी करना है। बड़ा वाला जरूरत नहीं है। 10 का ले रहे हो? हम तो झूठ नहीं। फिर इतना ही लंबा, मतलब जितना आपकी क्षमता है वैसा चाहिए। अपनी हाइट के हिसाब से भी देखो, वो अब क्या फ़ायदा कि अब तुम 5 फुट के हो, तुम 10 लगा लो, ज़मीन पर टच हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि वो ग्राफ्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे बताओ पूरा। कहते 6 महीने बाद इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब सिलिकॉन के वो डाल देंगे उसमें रॉड, और टेस्टिकल भी उसी से बनाएंगे जिससे इरेक्शन क्रिएट होगा। अब डॉक्टर बड़ा चूज़ करना पड़ेगा बेस्ट इस चीज़ में, क्योंकि एक भी नर्व की एंडिंग आगे पीछे हुई वो डेड हो जाएगा। वो कभी ना खड़ा होगा ना फील होगा उधर क्या हुआ, बस सुसु निकल जाएगा तुम्हारा, और कुछ किसी काम का नहीं है वो। बोनर भी नहीं होगा अगर कुछ? नहीं, कुछ भी फील ही नहीं होगा, तुम कर भी नहीं सकते किसी के साथ, वो कुछ फील नहीं है उसमें। करोगे भी तो ऐसा लगेगा अगर तुम बस स्किन टच करे हो किसी के साथ, कुछ है ही नहीं फील के सेंसेशन। फिर मैंने कहा हाँ थोड़ी रिस्की है ये वाली, और इसका 87% ही ये रेट सक्सेसफुल का। तो जिसने भी जाना है इस सर्जरी तक बड़ा सोच के जाओ, क्योंकि मैटियोप्लास्टी बड़ी सेफेस्ट है अभी तक की, 100% उसमें रहेगा। पर लोगों को माइंड में ये रहता है ना कि साइज़ बड़ा नहीं है, किसको दिखाएंगे। मतलब वैसे नॉर्मल लड़के भी जिनका साइज़ छोटा होता है वो ऐसे ही सोच रहे होते कैसे बड़ा हो जाए, जैसे अभी आपने बात करी। तो उस टाइम पे उसके माइंड में भी होता है कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले ली, जो कर रहे हैं इस ट्रांजिशन में, तो बड़ा क्यों नहीं करवाएंगे। फिर काफ़ी थाईलैंड में थे मैंने देखे, और इंडिया के भी देखे हैं कुछ, काफ़ियों ने करवाए हुए हैं, पर वो मे भी सामने नहीं आते, कंफर्टेबल नहीं होंगे कि हमने कराया। वो चाहते ही नहीं है कि हमारी ट्रांजिशन पता लगे। तो मेरे को था कि मेरा है जो मैं बाकियों के लिए हेल्प ज़रूर करूँ वीडियोस के थ्रू, कि इन्हें पता लगे कि क्या होता है, आगे क्या क्या हो सकता तो है। आप कौन सी सर्जरी ऑप्ट करोगे? ऑप्ट जैसे मैटियोप्लास्टी होगी तो उसके बाद फेलोप्लास्टी पे आप जा सकते हो। अच्छा, तो मतलब आपका बेसिक मेटियोप्लास्टी है, वो होने के बाद भी आप फेलोप्लास्टी करा सकते हो 6 महीने के गैप में। 6 महीने की गैप मर्जी है, साल भी कर लो, 2 साल कर लो, जब खुद में लगे कि तुम फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए काबिल हो गए हो तब बढ़ो। कितना खर्चा आता है भाई? जो आपकी चेस्ट वाली थी उसमें कितना खर्चा आया था? चेस्ट में मान लो 1.5 लाख आराम से लग जाता है, और आफ्टर केयर तो ज़्यादा ही लग जाता है। कितने मेडिकेशन दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है? उसके लिए 1 रात काटनी है बस, अगले दिन आप घर जाओ।
स्टिचेस खुलेंगे। कैसा रहा था आपके लिए वो, मतलब बेड रेस्ट पे थे आप, इन्फेक्शंस हुए या तबीयत कैसी रही आपकी उसके बाद? उस ड्यूरेशन में मान लो मैंने जैसे एक रात कट गई, अगले दिन पहले तो मतलब जब सर्जरी करके निकले 3 घंटे में मुझे लग गया सुसु। तो सुसु लग गया, मैंने कहा मेरे को जाना है सुसु करना है, मेरे को जाने दो। नर्स रोकने लगी कि नहीं एनेस्थीसिया का नशा चढ़ा हुआ है, आप नहीं जाओगे, तो आपको नहीं पता कि दर्द वर्द हो रही होगी। तो मैंने कहा नहीं बड़ी ज़ोर से आ रहा है। कहती ठीक है आपको वो लगा देते हैं कैथेटर, जो नीचे डाल दिया। फिर पूरी रात वही लगा रहा मेरे को। उसके अगले दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। मेरे को यहाँ पे लगी हुई थी पाइप्स, उसमें देखना था उनको कि कितना खून ओवरनाइट निकलेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए नेक्स्ट दिन आना, वो फिर हम निकाल देंगे साइड से, और बाकी जगह पूरी पट्टी लगी हुई थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, इसके कम ब्लड हुआ है जो पाइपें लगी हुई थी उसके साथ, तो इसका निकाल दो। डिपेंड करते कुछ लोगों के ज़्यादा 2-3 दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो गंदा खून जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जाके उन्होंने निकाला। 20 दिन बाद मान लो 21 दिन, 3 हफ्ते स्टिचेस खुलने थे। तो मैंने थोड़ा उसको डिले कर दिया 4-5 दिन और, कि मुझे पता है कि वो अच्छे से स्टिच खुलेंगे तब जब थोड़ा लंबा गैप ले लोगे। उसी टाइम पे काट दिए तो थोड़ा टाइट फील होती है और लगती भी है, जब वो खींचते हैं ना तो दर्द होती है। तो फिर मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। काफ़ी लोगों को होता है कि हमें दर्द हो रही है, बहुत हो रही है, तो मेरे को नॉर्मल था। हाँ, मैंने बड़ा ट्रैवल भी किया उस टाइम पे, क्या यहाँ से जाके चंडीगढ़ चक्कर काटे, फिर जम्मू काट लिए और वहीं पे पट्टियाँ करवाई। ऐसे डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास ही आ जाना, हम ड्रेसिंग सारी 2-2 दिन बाद चेंज करेंगे। तो मैंने ट्रैवल भी किया उस ड्यूरेशन में। अब मैंने खुद को वो समझ लिया था कि छोड़ो यार, इतनी केयर नहीं है, नॉर्मल हो गई सर्जरी। तो पर नहीं, काफ़ी लोगों को देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, ये बड़ा सीरियस मैटर है। फिर मेरे को इन्फेक्शन हो गई थी यहाँ पे, मेरे को पस पड़ गई उसी टाइम। पट्टी जब उतारी उन्होंने फिर रिमूव की उस पस को। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक जगह टिक जाओ, जहाँ पे भी हो वहीं पे 1 हफ्ता काट लेना, इधर ट्रैवल मत करो। हाँ ट्रैवल मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगी, गर्मी लगती है उस एरिया में, वो बाइंडर पहना हुआ है तुमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बैठ के वहाँ पे चेंज करवाया, फिर जाके मेडिकेशन न्यू लगी, चेंज कर दी उन्होंने। फिर ये लंबा चला प्रोसेस, फिर काफ़ी मतलब रिकवरी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। फिर मुझे वापस भी जाना था ऑस्ट्रेलिया। 1 महीने बाद मेरे को वहाँ पे जाके रास्ते में, मतलब पहले ही फ़्लाइट वालों ने बोल दिया कि आप फिट हो कि ट्रैवल कर लोगे। मैंने कहा हाँ हाँ आप मेरे को ले चलो। पर वो फ़्लाइट 16-17 घंटे की फ़्लाइट थी। जैसे मैंने बैठा हुआ, वो बस हो गई मेरी, तो ऐसा लग रहा था शरीर सुन्न हो चुका हुआ है। कैसे मैंने बैठ के अपना वो टाइम काटा। तो लोगों को है कि घर बैठो अच्छे। तो भाई एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बताया जो नीचे की सर्जरी होती है बॉटम पार्ट की, वहाँ पे टेस्टिकल्स आते हैं, पीनिस डेवलप किया जाता है, तो बॉडी स्पर्म तो नहीं प्रोड्यूस करेगी ना? नहीं वो नहीं करेगी। इजैकुलेट नहीं करोगे इफ़ यू आर परफॉर्मिंग, नहीं होता। इजैकुलेशन वो हो सकता है जैसे एक फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज होता है वैसा डिस्चार्ज निकल सकता है, पर वैसा नहीं होगा कि जैसे लड़कों में स्पर्म रिलीज हो गया, ये कुछ नहीं होगा। तो वाइल डूइंग इट आप कैसे फिर, जैसे ऑर्गेजम मिलता है मेल को, या फिर जैसे इजैकुलेट किया नाउ यू आर डन, तो वो चीज़ आपको कैसे आप फील करोगे अगर? वो वैसे ही जैसे सेंसेशन फीमेल में हो जाता है ना कि उस बॉडी पार्ट का जो क्लाइटोरियस पार्ट है उस एरिया में पूरा जब जी स्पॉट हिट हो गया आपका, तो फील आ गई कि ये हो गया, उसी की तरह वैसा है। और डिस्चार्ज होएगा उसी जगह से, क्योंकि वो एक ही जगह बन गई होगी तुम्हारी, अच्छा। उसमें हो सकता है। अब फैलोप्लास्टी में भी वैसा ही होगा, पर वही है कि सेंसेशन काफ़ी लो हो चुकी होगी उस चीज़, तो इसमें डिस्चार्ज आप एक तरीके फीमेल की तरह ही कर काइंड रहे ऑफ हो, वैसा कि डिस्चार्ज पीनस भी है तो भी। वैसा ही होगा। और भाई जो दूसरी सर्जरी थी जो आपने अपर बताई थी वो 1.5 लाख बताई थी, जो लोअर है वो कितनी महंगी होती है दोनों, उसका लोअर तो प्राइस? काफ़ी महंगी होती है। आप मान लो 1.5 से 2 लाख लग जाएंगे यूट्रस रिमूवल पे भी। अच्छा। उसके बाद आप 7-8 लाख के आसपास मान के चलो बॉटम स्टार्ट होएगा। और अच्छा। कितनी केयर के बाद वो कितना पहुंच जाएगा वो अलग ही लेवल हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन पता नहीं कितनी किसको हो सकती है, दवाइयाँ कितनी देर किसको कितनी लग लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान का खतरा भी होता है? जान का खतरा अभी तक हुआ नहीं किसी को कि ये सर्जरी करी और मर गया, नीचे करी मर गया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स पहले सारा ब्लड टेस्ट लेकर क्या बीमारियां ऑलरेडी हैं बता देते हैं कि करना है प्रोसीड या नहीं, तो उसके बाद एकदम कंप्लीट ही हो जाता है। ये है कि आपको अपनी केयर एंड तक बहुत लंबे टाइम तक भी काटनी पड़ेगी, शायद साल में भी रिकवर ना हो, 2 साल लग जाएं उस चीज़ को रिकवर होने में। तो मेन है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाओ कि बना लो अपना माइंडसेट कि पैसे जोड़ते रहो फिर ही यहाँ प्रोसीड करना, वरना हार्मोन तो लाइफ टाइम तक लेने हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम डॉक्टर को 10 लाख दिया हमें ये बना दिया तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद भी तो आगे चलता रहेगा।
पैसे नहीं आएंगे, ख़त्म हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा। कोई आगे प्रॉब्लम आ गई उसके लिए फिर लगाओ पैसे, तो मेंटेन करना तो बहुत इस जरूरी चीज़ को मेंटेनेंस, वही है कि गाड़ी भी लेते हो मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को, अगर लंबी लेनी है, न्यू वाली तो नहीं ले सकते हो, एक ही शरीर है, तो इसको जितना आप बनाओगे न्यूट्रिशन और सब कुछ लेकर उतना आउटकम देगा। अब मेरी तरह शायद बाकियों के रिजल्ट नहीं होंगे क्योंकि जिम नहीं कर रहे होंगे, मैंने तो मतलब 6 दिन जिम किया होता है, जाने जाना है, चाहे कितना भी काम हो मेरे को, 1 घंटे सही काम के बाद जिम करके ज़रूर आना है। नहीं जा पाए कुछ घर पे ही कर लो, पर कुछ कर लो। बढ़िया। फिर ऐसा लगता है लड़कों से पीछे ना रह जाऊँ, फिर इतना ही इनको कंपटीशन में बीट करना है। आधे लोग ऐसे ही जल के कमेंट मार रहे हैं कि इसकी दाढ़ी मेरे से भी ज़्यादा है, बॉडी मेरे से भी ज़्यादा है, तो मैंने कहा ठीक है, टक्कर देनी है, अच्छे लेवल पे दे उनको। दीपक को दे रहे हो आप दाढ़ी दाढ़ी पे पूरा दे रहे हो भाई। मैं सोच रहा हूँ मार दूँ एक प्रोडक्ट। नहीं कर सकते हो ट्राई, मतलब हो सकता है। काफ़ी लड़कों के मैसेज आए मेरे को, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के मैसेज भरे पड़े, भाई दाढ़ी नहीं आ रही दाढ़ी का भाई। बता दो, ट्रांसप्लांट कराई है। मैंने कहा नहीं करवाई है, तुम्हें लगता है करनी है तो तुम करवा लो, मैंने नहीं करवाई है। तो कहते क्या इंजेक्शन है वही बता दो, हम ले लेंगे जाके। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल लो, हार्मोन हो सकते हैं। काफ़ी लोग होते होंगे जो नहीं बताते सामने कैसे दाढ़ी आई है नेचुरली वो भी नहीं है, अंदर से इंजेक्शन ही लिया है, पर ऊपर से नेचुरली दिखेगा कि ये हुआ है। ट्रांसप्लांट में पता लग जाता है, जैसे बालों में भी पता लग गया ये चीज़ हो गई है, तो वो अंदर से इंजेक्शन दे सकते हैं, क्या पता लेवल कईयों के ना लो होते हैं। तो मैंने जब ब्लड टेस्ट करवाया था अपना स्टार्टिंग में, मेरा तो पहले ही ऊपर था टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो मेरे को हार्मोन के इशू रहे थे, वहाँ पे दाढ़ी मेरे को हल्की हल्की आती थी। कुछ फीमेल देखी होंगी जो ट्रॉल भी हुई होगी ना, वो जो स्कूल वाली मुंह पे वो दाढ़ी आई थी उसकी, तो वैसे ही मेरे को भी आते थे। मैंने भी वैक्सिंग और थ्रेडिंग कराई थी स्कूल टाइम पे। अब आगे आगे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो रेजर मारे और हार्ड हो गए, तगड़े तगड़े बनते गए। वैसे ये बताओ, कोई जैसे पर्क्स आप एज अ लड़की जब थे आप मिस करते हो, जैसे अब आप हो लड़का बन चुके हो? पर्क्स यही हो गए, जैसे अब मेट्रो में मैंने कल आना था, तो अब लड़कियों को बिठाना पड़ रहा था, अब मेरे को खड़े होना पड़ रहा था। फिर मैंने कहा हाँ ये तो नहीं हो सकता। वहाँ भी दिखा देते अपना, भाई मेरा आधार कार्ड देखो, फीमेल हूँ, मुझे हाँ, बहस तो कर सकते थे, फिर उधर ज़्यादा लंबा तमाशा लग जाता, तो फिर मैंने कहा नहीं, अवॉइड कर दो, ठीक है। उनको इधर अब हक दो, कई जगह तो देना स्टार्ट करो, अगर खुद में फील कर रहे हो कर लो इस चीज़ को मैनेज। आगे आगे चल के और भी जो वो होगी प्रॉपर्टीज जो हाँ। सरकार ने काफ़ी दी है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा लड़की हाँ, स्टैम्प ड्यूटी अपने नाम पे परचेज करेंगे। अब मैं खुद बात करने चल रहा हूँ, वो मेरे को मेल ही करेंगे कंसिडर जब मैंने ये डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए। फिर वहाँ पे बोल देंगे कि अब आप तो महंगा दोगे। मैंने कहा यार हर जगह अब लड़के ही पीस रहे हैं, अब जाके पता लगा गालियाँ भी पड़ रही हैं, फिर भी इज्जत कहीं नहीं हो रही। ठीक है, लड़कियों की भी इज्जत करनी है, पर उनको भी बाकी जगह भी दो ना एडवांटेज। बेचारे लड़कों को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हैं। सही बात है। तो अब दुख भी लग रहा है लड़कों की तरफ से। तो जब तक फीमेल वाला काटा था तब खुशी होती थी, हमें तो ये पर्क्स मिले जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पर अब जाके लड़कों को यही है, सरकार से दरख्वास्त की जा सकती है लड़कों के लिए कि सोचो कुछ वैसा ही, उन्हें भी वैसे बुरा लगता होगा अंदर ही अंदर। रिलेशनशिप वाइज भी आपको ये लगा कि लड़के ज्यादा सह रहे हैं हाँ। जैसे पहले आप थे? अब आबादी मेरे को लगता है लड़कों की ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं मान भी लूँ अगर किसी से अप्रोच भी करूँ, उनके पास, लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा ही होते हैं ना। अब उस टाइम पे मेरे को आते थे 10 प्रपोजल, इस टाइम पे मेरे को जाना पड़ता है। तो ये चेंज हो गया ना, टेबल ही राउंड हो गया। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है, ऐसे अब आगे से रिजेक्शन भी खाओ, ठीक है। उस टाइम पे तो चूज़ करने का ऑप्शन था, ये ले लिया, इससे बात कर ली, जो करते हैं करो। तो अब तो कोई पूछ नहीं पर रहा। अगर इमोशनल नीड्स की बात करें तो आपकी वही है सेम जो पहले थी, जैसे एक लड़की इमोशन काफ़ी चेंज हो गए हार्मोन लेके। पहले मेरे को ना, आप मान लो, रोना जल्दी आता था कि मूवी देखी रो दिया, किसी से बातचीत हो गई रो दिया। अब जाके चेंज ही हो गया कि गर्मी ज़्यादा चढ़ जाती है जिस्म में। पहले मेरे को ठंड लगती थी, ये भी चेंज आया एक। ठंड, काफ़ी लड़कियां देखी होंगी जिनको ठंड लगती है, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा लगती थी। अब मेरे को बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है, वो हो सकता है हार्मोन का ही असर होगा। फिर रोना काफ़ी कम हो गया। अब पता लगा कि लड़के क्या पता क्यों नहीं रोते, क्योंकि गले तक अटक जाता है, आंसू निकल ही नहीं रहे। वो मेरे साथ भी होने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि बेचारे लड़कों को बोलते थे ये रोते नहीं, रोते हैं, अब अंदर से रोते हैं, बाहर से आ ही नहीं रहा। कोशिश भी करूँ ना, निकल ही नहीं रहा। शायद हो सकता है कंट्रोल कर रहा हो हार्मोन का लेवल वो चीज़। तो और दूसरे जो हार्मोन ईस्ट्रोजन वाले ले रहे हैं उनको जल्दी अब निकलना स्टार्ट हो जाता होगा, पहले वो कंट्रोल कर लेते होंगे। मतलब ये काफ़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ें इंटरनली, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल का इंजेक्शन है ये लड़कों में है खूबी अपने आंसू रोकने की, वो रोक लेते। वो खूबी बन जाती है, अंदर से हो भी सकता है कि हार्मोन हो सकता है। मेरे को तो यही चेंज मतलब दिखे कि ये हुआ है मेरे साथ। और
गर्मी का तो बड़ा ज़्यादा अब चढ़ती है, ऐसे दिमाग तक आती है कि गर्मी चढ़ रही है, शायद वही होता है ना, एग्रेशन हो सकता है। हाँ,